नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उसमें लास्ट आपने पढ़ा था पूर्वी मैदान में अपन ने चर्चा की थी बनास नदी बेसिन तक। अब उसी पूर्वी मैदान के दो नदी बेसिन आपको पढ़ने हैं। पूर्वी मैदान को निरपेक्ष स्थिति के आधार पर दोस्तों अपन ने दो भागों में बांटा था, एक तो उत्तरी पूर्वी मैदान और एक दक्षिणी मैदान। उत्तरी पूर्वी मैदान में तीन नदी बेसिन की बात की थी, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन और बाणगंगा नदी बेसिन। और दक्षिणी मैदान में हम बात करेंगे माई नदी बेसिन की। तो उत्तरी पूर्वी मैदान का भी एक नदी बेसिन पढ़ना अपना बाकी है, पहले उसकी चर्चा करें, और वो है दोस्तों बाणगंगा बेसिन। अब बाणगंगा नदी बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बाणगंगा बेसिन यानी बाणगंगा जो नदी है वो किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तब हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस नदी द्वारा निर्मित मैदान है वो कितने जिलों में फैला हुआ है। तो दोस्तों बाणगंगा है उसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। और ये बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये भाग स्थित है आपका जयपुर ज़िले में। बैराट की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले तो इस नदी के प्रवाह की बात करें तो जयपुर ज़िले में है। फिर जयपुर के बाद ये नदी प्रवाहित होती है दौसा से, और वर्तमान में जैसा आपने कल पढ़ा था कि ये आंतरिक प्रवाह का प्रदर्शन करती है और भरतपुर के मैदानी भागों में विलुप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये राजस्थान में तीन जिलों से होकर प्रवाहित हो रही है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है दोस्तों, अब इस नदी के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो ये जो बाणगंगा नदी है ना आपकी, इस बाणगंगा नदी को कई नामों से जाना जाता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इस उपनाम को लेकर के एक किंवदंती जुड़ी हुई है अपने महाभारत काल से। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक बड़ा समय जो है बैराट और इसके आसपास स्थित ये सरिस का जो क्षेत्र अपना यहाँ व्यतीत किया। और जब कौरवों की सेना ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पांडवों को चारों ओर से घेर लिया तो पांडव सुरक्षित मार्ग की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक चट्टानी बाधा आई, उस चट्टानी बाधा को भीम ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़कर एक छेद बना करके वहाँ से वो सुरक्षित गुजरे। दोस्तों अपने पर्यटन स्थलों में पांडुपोल का नाम आता है, पोल दरवाजे को कहा जाता है। उस चट्टान के उस छेद को ही पांडुपोल कहा गया है जहाँ से होकर के पांडव गुजरे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैराट के आसपास का जो क्षेत्र है इसका संबंध महाभारत काल में पांडवों से रहा है। और ऐसा कहते हैं कि उसी अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने अपने बाण के प्रहार से इस जलधारा को प्रकट किया था, इसलिए यह बाणगंगा या अर्जुन की गंगा कहलाती है। दोस्तों इसे रुंडित या खंडित नदी भी कहते हैं और इसी को ताला नदी भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि बाणगंगा का उद्गम जिस समय हुआ था, जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, उस समय यह सीधी पूरब में न बह कर के यह दक्षिण की ओर बहती थी और चंबल की सहायक नदी थी। वर्तमान में ये यमुना की सहायक नदी है। हालांकि फिलहाल ये आंतरिक प्रवाह का प्रदर्शन कर रही है, इसका जल यमुना तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन वास्तव में है ये यमुना की सहायक की। शुरुआत में अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी थी और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी दक्षिणी प्रवाह में मिट्टी का जमाव होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया और यह सीधी पूरब की ओर बहने लगी और चंबल को छोड़कर यमुना में मिलने लगी। अब इसका जल है वो यमुना तक भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे रुंडित या खंडित नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों बात चल रही थी अपने बाणगंगा द्वारा निर्मित मैदान की। तो प्रवाह 3 जिलों से है, इसका मतलब बाणगंगा बेसिन है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। और इस बाणगंगा
बेसिन में भी बात करें तो जैसा आपने बनास नदी बेसिन में पढ़ा था, यहाँ पर भी भूरी कछारी मिट्टी का जमाव है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये बाणगंगा बेसिन राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है। अगर भारत में अपन बात करें तो भारत का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है गंगा यमुना दोआब। गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो मैदानी भाग है उसे गंगा यमुना दोआब कहते हैं। दो नदियों के मध्य स्थित मैदान या भूभाग को दोआब कहा जाता है। तो गंगा यमुना दोआब तो भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। और राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है दोस्तों, वो है आपका बाणगंगा बेसिन, जिसका विस्तार 3 जिलों में है। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा और भरतपुर। अब देखिए, यहाँ पर जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो दोस्तों कुएं या नलकूप हैं। यहाँ नहरों से सिंचाई की सुविधा नहीं है। और उसकी वजह है कि इस भूभाग के आसपास से या इस क्षेत्र से होकर के कोई भी नित्यवाही नदी प्रवाहित नहीं होती, जिसके कारण यह नहरी तंत्र का विकास नहीं हो पाया। कई बार प्रश्न भी आ जाता है दोस्तों कि बाणगंगा बेसिन है वो अत्यधिक उपजाऊ है, फिर भी यहाँ नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं है? तो उसकी वजह एक ही है कि यहाँ से कोई नित्यवाही नदी प्रवाहित नहीं होती, इसलिए यहाँ नहरी तंत्र का विकास नहीं हो पाया है। कहने का मतलब यहाँ आज भी सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो कुएं व नलकूप हैं। और कुएं और नलकूप वो सिंचाई के स्रोत होते हैं दोस्तों जिनसे भूगर्भिक जल का दोहन करके सिंचाई की जाती है। और याद रखें, इन जल स्रोतों से सीमित मात्रा में ही जल का दोहन हो पाता है। इसलिए उपजाऊ होते हुए भी यहाँ पर ऐसी फसलों की खेती नहीं की जाती जिनमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। हालांकि ये भूभाग अत्यधिक उपजाऊ है, यहाँ आप चावल, कपास इनकी भी खेती कर सकते हैं, गन्ने की भी खेती कर सकते हैं, उसके लिए भी ये भूभाग उपजाऊ है। लेकिन दोस्तों अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी चावल आदि की खेती में। और यहाँ पर जो सिंचाई के साधन हैं उनसे जल का दोहन सीमित मात्रा में ही हो पाता है। यही कारण है कि उपजाऊ होते हुए भी इस बाणगंगा बेसिन में सामान्य फसलों की खेती की जाती है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं दोस्तों वो है गेहूँ, जौ, सरसों और सब्जियाँ। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि बाणगंगा बेसिन अत्यधिक उपजाऊ होते हुए भी यहाँ पर गेहूँ, जौ, सरसों व सब्जियों जैसी सामान्य फसलों की कृषि क्यों की जाती है? तो उसका जवाब दोस्तों ये होगा कि यहाँ के जो सिंचाई के साधन है ना, उनसे जल का दोहन बड़ी मात्रा में नहीं हो पाता, सीमित मात्रा में ही जल का दोहन होता है। इसलिए यहाँ साधारण सिंचाई की आवश्यकता वाली, कम सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलें ही बोई जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी पूर्वी मैदान, जिसे गंगा यमुना के मैदान का भाग माना जाता है। अब अपन बात करेंगे इस पूर्वी मैदान के दक्षिणी भाग का, और वो जो है मुख्यतः वो निर्मित है दोस्तों माही नदी द्वारा। उससे आप पढ़ेंगे माही नदी बेसिन के रूप में। जैसा आपने पहले 3 नदी बेसिन अभी पढ़े हैं, हर नदी बेसिन को समझने के लिए पहले उस नदी के प्रवाह को समझना है। यहाँ पर माही के प्रवाह की बात करेंगे। ये अपनी मान लो विंध्याचल पर्वतमाला है दोस्तों, और विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के धार जिले में एक झील स्थित है। उस झील का नाम है दोस्तों मेहद झील। और उसी मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में प्रवाह के बाद ये नदी है वो बांसवाड़ा जिले में खांदू गांव है दोस्तों, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ बात कर रहे हैं अपन राजस्थान में प्रवेश की। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है साथियों? ये बांसवाड़ा ज़िले के खांदू गांव से। इस खांदू गांव से जुड़ी हुई एक बात और जान लें आप, अपने राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कभी भी उनका कार्यकाल पूरा नहीं रहा, यानी पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं रहा है। कई बार आ जाता है ऐसा प्रश्न कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए लेकिन कभी भी उनका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का नहीं रहा।
दूसरी बात, वही मुख्यमंत्री, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान के वो राजनेता जो एक विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक बार निर्वाचित होने का रिकॉर्ड जिनके नाम पर है दोस्तों, वह मुख्यमंत्री या वह सर्वाधिक निर्वाचित होने वाला जो विधायक है वो हरिदेव जोशी हैं। उस हरिदेव जोशी का जन्म स्थान दोस्तों ये खांडू गांव ही है। तो राजस्थान में ये खांडू गांव से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा जिले में प्रवाह के पश्चात ये प्रतापगढ़ जिले से प्रवाहित होती है। फिर प्रतापगढ़ और उदयपुर की सीमा पर दोस्तों एक गांव है नरवाली, वहाँ तक ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नरवाली के पश्चात ये पुनः पश्चिम में मुड़कर दक्षिण में मुड़ जाती है, यानी इसका जो अधिकतम उत्तरी प्रवाह है वो नरवाली गांव तक है। और फिर ये डूंगरपुर में प्रवेश करके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई दोस्तों गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में बहने के बाद यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, यानी इसका समापन है ना वो दोस्तों खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 576 किलोमीटर है, जिसमें से 171 किलोमीटर ये राजस्थान के 3 जिलों से होकर बह रही हैं। पहला जिला यहाँ पर आपका बांसवाड़ा है, दूसरा जिला यहाँ पर दोस्तों आपका प्रतापगढ़ है, तीसरा जिला यहाँ पर दोस्तों आपका डूंगरपुर है। तो ये कितने ज़िलों से होकर बहती है, तब तो अपनी बात होगी, अपना जवाब होगा 3 जिलों से होकर। लेकिन अपन ने अभी यहाँ चर्चा की थी कि ये भले ही उदयपुर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती, लेकिन उदयपुर की सीमा के नज़दीक से बहते हुए प्रवाहित होती है। तो जो अपनी माही नदी है ना, उसका प्रवाह भले ही 3 जिलों में, लेकिन दोस्तों इसके मैदान का निर्माण 4 जिलों में होता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि माही नदी बेसिन का जो विस्तार है वो कितने जिलों में है। प्रवाह तो कितने जिलों में बताए दोस्तों, 3 जिलों में, जबकि इसका विस्तार है वो 4 जिलों में है। और वो 4 जिले आपके सामने हैं। पहला जिला बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा उदयपुर और चौथा जिला दोस्तों डूंगरपुर है। अब इस माही नदी बेसिन के उपभागों की बात करें तो दोस्तों माही नदी बेसिन को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर आप पढ़ेंगे। ये जो माही नदी जिन 3 जिलों से होकर बह रही है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर, इससे प्राचीन काल में दोस्तों वागड़ प्रदेश कहा गया है। यानी माही नदी का प्रवाह मुख्यतः कौन से क्षेत्र से है, तो राजस्थान के वागड़ प्रदेश से है। और इस वागड़ प्रदेश में दोस्तों भीलों के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख जो बोली है वो बोली है दोस्तों वागड़ी बोली। वागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अपना जवाब क्या होगा, वागड़ी बोली। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला जो पहला प्रमुख विदेशी विद्वान है वो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस वागड़ी बोली को भीली बोली भी कहा है, क्योंकि ये मुख्यतः भीलों के द्वारा बोली जाती है। इस वागड़ी बोली में दोस्तों जो नदी का पेटा होता है ना, पेटे का मतलब यहाँ प्रवाह क्षेत्र से है, उस पेटे को कांठ कहा जाता है, कांठा। और इसी वागड़ी बोली में जो नदी का किनारा होता है, नदी का किनारा, उसे दोस्तों कांठ कहा जाता है। नहीं, वागड़ी बोली में नदी के किनारे को तो क्या कहते हैं, कांठ, और नदी के पेटे को क्या कहते हैं, कांठा। अब यहाँ जो ये आपका प्रतापगढ़ जिला है, इस प्रतापगढ़ में जो माही नदी का मैदान है वो इस माही नदी के दाएं किनारे पर स्थित है दोस्तों। ये प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान में ये माही नदी है वो उल्टे यू के आकार में प्रवाहित होती है और कर्क रेखा जो आपकी है उससे 2 बार काटती है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों वो आपकी ये माही नदी है। ये जो प्रतापगढ़ का मैदानी भाग है ये इस नदी के दाएं किनारे पर है। माही नदी बेसिन का जो दायां भाग है वो कौन से ज़िले में विस्तृत है, तो जवाब अपना दोस्तों प्रतापगढ़ होगा।
और किनारे को यहाँ की वागड़ी बोली में दोस्तों क्या कहा गया है, यानी ये मैदान जो प्रतापगढ़ वाला है ना वो कांठ पर स्थित है और किसके द्वारा बना है दोस्तों, कांठा द्वारा। इसलिए प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी बेसिन का जो ये भाग है इसे कांठल का मैदान कहा जाता है, कांठल का मैदान। तो माही नदी बेसिन का जो पहला भाग है ना वो तो हो गया आपका कांठल का मैदान। ठीक है, कांठल का मैदान है, उसका विस्तार कौन से ज़िले में है, अपना जवाब होगा दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले में है। और इसे कांठल का मैदान क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ की स्थानीय वागड़ी बोली में नदी के किनारे को तो कांठ कहते हैं दोस्तों, और नदी के पेटे को कांठा कहा जाता है। इसलिए कांठ पर स्थित होने तथा कांठा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे कांठल का मैदान कहा गया है। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो दोस्तों ये भाग रह गया, जो इस माही नदी के बेसिन का बायां भाग है, क्योंकि इधर से घूमकर ये माही नदी इधर आ रही है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मध्यवर्ती भाग है ये माही नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और मुख्यतः कौन से ज़िले में स्थित है दोस्तों, ये बांसवाड़ा ज़िले में। कई बार प्रश्न आ जाता है कि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य स्थित माही नदी बेसिन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वहाँ प्रश्न इसी क्षेत्र के लिए पूछा गया है और इस क्षेत्र को कहा जाता है छप्पन का बेसिन, छप्पन का बेसिन। तो माही नदी बेसिन के आप दो भाग पढ़ रहे हैं, एक तो है कांठल का मैदान और दूसरा है छप्पन का बेसिन। कांठल के मैदान का विस्तार तो मुख्यतः कौन से ज़िले में दोस्तों, प्रतापगढ़ ज़िले में माही नदी के दाएं किनारे पर। और छप्पन के मैदान का विस्तार दोस्तों मुख्यतः कौन से ज़िले में है, बांसवाड़ा में। और माही नदी के कौन से किनारे पर है, बाएं किनारे पर। अब इसे छप्पन का मैदान क्यों कहा गया है, तो इससे जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक बातें हैं जो इसके इस नामकरण के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती हैं। एक तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि प्राचीन काल में ये जो भूभाग है आपका, यहाँ 56 गांवों का समूह निवास करता था, इसलिए इसे छप्पन का बेसिन कहा गया है। जबकि इसका भौगोलिक और वास्तविक जो कारण है ना वो कुछ और है दोस्तों। ये जो माही नदी बेसिन का ये भाग है, यहाँ से छोटे बड़े 56 नदी नाले प्रवाहित होते हैं। अर्थात जो ये माही नदी के पेटे के बीच में ये जो मैदानी भाग बना हुआ है ना, इसके निर्माण में कुल 56 नदी नालों का योगदान है। तो नदी द्वारा निर्मित मैदान को दोस्तों कल आपने पढ़ा था बेसिन कहा जाता है। तो ये कितने नदी नालों द्वारा बन रहा है, 56 द्वारा, इसलिए इसे कहा गया है छप्पन का बेसिन। एक नई बात और जोड़ी जाती है वर्तमान में कि यहाँ जो आदिवासी किसान है ना वो 56 प्रकार की फसलें उगाते हैं, इसलिए भी इसे छप्पन का बेसिन कहा जाता है। तो तीन बातें बोली जाती हैं छप्पन के बेसिन के नामकरण के पीछे। एक तो माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में 56 गांवों का समूह निवास करता था, शायद इसलिए इसे छप्पन का बेसिन कहा गया। एक ये कारण माना जाता है कि इस भूभाग से छोटे बड़े 56 नदी नाले प्रवाहित होते हैं और उनके द्वारा निर्मित होने के कारण इसे छप्पन का बेसिन या छप्पन का मैदान कहा गया है। और तीसरा वर्तमान में ये कारण जोड़ा जाता है कि यहाँ के आदिवासी किसान 56 प्रकार की फसलें उगाते हैं, इसलिए इसे छप्पन का बेसिन कहा गया है। तो ये है दोस्तों आपको माही नदी बेसिन। एक बार इसे दोबारा देखें। माही नदी बेसिन का विस्तार कितने जिलों में, जवाब होगा दोस्तों 4 जिलों में। और वो 4 जिले कौन कौन से, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बहती 3 जिलों से है, लेकिन उदयपुर की सीमा के नज़दीक से बहने के कारण इसकी बाढ़ के जल का विस्तार उदयपुर जिले तक होता है। अर्थात मैदान का निर्माण ये उदयपुर में भी करती है। अर्थात कितने जिलों में मैदान बना रही है दोस्तों, 4 जिलों में। इस माही नदी बेसिन को अपन मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक कांठल का मैदान, दूसरा छप्पन का बेसिन। कांठल का मैदान है वो तो प्रतापगढ़ जिले में और माही नदी के कौन से किनारे पर स्थित है, दाएं किनारे पर। इसका कांठल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वागड़ी बोली में किनारे को तो कांठ और पेटे को कांठा कहते हैं। तो किनारे पर यानी कांठ पर स्थित है और पेटे के द्वारा यानी बाढ़ से निर्मित है, यानी कांठा द्वारा निर्मित है, इसलिए क्या कहलाए दोस्तों, कांठल। और जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में मुख्यतः प्रतापगढ़ में स्थित इस मैदान का भाग है, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे छप्पन का बेसिन कहा जाता है। ये हो गया आपका उत्तरी पूर्वी मैदान। अभी तक अपन ने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की सामान्य बात की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली और तीसरा पड़ा दोस्तों पूर्वी मैदान। अब इससे आगे अपन बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार की।